स्वागत है आपका हमारे चैनल खंडवाल क्लासेज में। तो बच्चों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 6 क्लास 8 के लिए। न्यू लर्न वेल साइंस बुक है और उसका चैप्टर 6 है। इससे पहले हमने आपको चैप्टर 1 से लेके चैप्टर 5 तक के वीडियोज़ आपको प्रोवाइड किए हैं। उनमें एक्सप्लेनेशंस वीडियोज़ हैं और कुछ आपके हर चैप्टर के क्वेश्चन आंसर भी हमने आपको दिए हैं। अगर आपने वो वीडियोज़ नहीं देखे हैं या फिर आप चैप्टर 1 से लेकर चैप्टर 5 तक की वीडियोज़ देखना चाहते हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक प्लेलिस्ट का लिंक है, तो आप वहां जाएं और उस प्लेलिस्ट में आपकी जो बुक है उसके सारे वीडियोज़ आप एक साथ देख सकते हैं। ठीक है, तो जल्दी कीजिए और उस प्लेलिस्ट में जाइए। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब बटन नीचे आपको दिख रहा होगा, उसे प्रेस करके इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे और साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, जिससे कि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। इस वीडियो में हम मोस्टली एनिमल्स और प्लांट्स के कंजर्वेशन के बारे में ही पढ़ेंगे और बायोडाइवर्सिटीज़ के बारे में भी देखेंगे। बाकी का हम माइग्रेशन, ठीक है, जो भी टर्म्स है, माइग्रेशन एंड द प्रोटेक्टेड एरियाज लाइक नेशनल पार्क्स हैं, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज हैं, ठीक है, तो उनके बारे में पढ़ेंगे। तो जल्दी सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को। वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखो, सबसे पहले हम पढ़ रहे हैं बायोडाइवर्सिटीज़, ठीक है। तो बायोडाइवर्सिटीज़ मीन्स क्या होता है, तो उस चीज़ के बारे में हम यहाँ पर देख लेते हैं। देखो, अर्थ इज़ द ओनली प्लेनेट दैट सपोर्ट लाइफ, यानी अर्थ ही एक ऐसा प्लेनेट है जो कि लाइफ को सपोर्ट करता है। इट मीन्स अर्थ पर जो है लाइफ पॉसिबल है। ए ह्यूज वेराइटी ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स आर फाउंड ऑन द अर्थ, ठीक है। अर्थ पर काफ़ी एनिमल्स और प्लांट्स की वेराइटी मिलती है। दिस ह्यूज वेराइटी ऑफ द प्लांट्स एंड एनिमल्स स्पीसीज ऑन द अर्थ इज टर्म्ड एज बायोडाइवर्सिटीज। तो यानी कि जो ये ह्यूज वैरायटी मिलती है प्लांट्स और एनिमल्स की, ठीक है, इसी को हम बायोडाइवर्सिटीज कहते हैं। एंड द ग्रुप्स ऑफ पॉपुलेशन विच इज कैपेबल टू इंटरब्रीडिंग इज कॉल्ड स्पीसीज, यानी कि ग्रुप ऑफ पॉपुलेशन, यानी कि एनिमल्स के पॉपुलेशन का जो ग्रुप होता है जो कि इंटरब्रीडिंग कर सकता है। इंटरब्रीडिंग मतलब अपनी जैसी संतानें पैदा कर सकता है, वो आपकी स्पीसीज होती हैं, ठीक है। तो आपकी जो स्पीसीज हैं वो इस बायोडाइवर्सिटीज़ में काफ़ी टाइप्स की होती हैं, अलग अलग टाइप की स्पीसीज होती हैं। ऑल मेंबर ऑफ स्पीसीज डिपेंड ऑन द ईच अदर, मतलब एक स्पीसीज के जो सभी मेंबर्स होते हैं वो एक दूसरे के ऊपर डिपेंड होते हैं, ठीक है, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, यानी कि या तो डायरेक्टली डिपेंड होते हैं या फिर इनडायरेक्टली डिपेंड होते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं स्पीसीज। तो स्पीसीज में हम प्लांट स्पीसीज को भी देख सकते हैं और एनिमल स्पीसीज को भी देख सकते हैं, ठीक है। दोनों की स्पीसीज जो होती है वो अलग होती है, ठीक है। देखो, आगे फैक्ट फाइल में आपको जो बायोडाइवर्सिटी वर्ड है उसकी टर्म को बताया गया है कि जो बायोडाइवर्सिटी जो है वो डेराइव हुआ है ग्रीक वर्ड से जिसका नाम है बायोस, ठीक है। और बायोस मीन्स होता है लाइफ, एंड एक लैटिन वर्ड और होता है, ठीक है, वो होता है आपका डाइवर्सिस। डाइवर्सिस मतलब होता है वेराइटी, यानी लाइफ की वेराइटी। इट मीन्स वेराइटी ऑफ लाइफ, यानी कि लाइफ की वेराइटी को क्या बोलते हैं हम, बायोडाइवर्सिटी बोलते हैं, ठीक है। जितने भी आपके लिविंग थिंग्स होते हैं, ठीक है, उनकी अलग अलग स्पीसीज होती है, तो उन सबको मिला के हम एक टर्म से डिफाइन करते हैं जिसको हम बायोडाइवर्सिटीज कहते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हो वेराइटी ऑफ लाइफ ऑन द अर्थ, यानी कि अर्थ पर जो है अलग अलग तरह के लिविंग्स ऑर्गेनिज्म होते हैं और उनके लाइफ साइकिल भी यहाँ पर देखने को मिलती है, ठीक है। जैसे ये लॉयन है, ठीक है, ईगल है, एंड मोथ है, इंसेक्ट्स हैं, ठीक है। एवरी ऑर्गेनिज्म इज इम्पोर्टेंट फॉर मेंटेनिंग द इकोलॉजिकल बैलेंस। देखो, हमारी जो ये इकोलॉजिकल सिस्टम है, यानी कि एटमॉस्फेयर है, एनवायरनमेंट है, इसको मेंटेन करना ज़रूरी है। और इसमें हर कोई ऑर्गेनिज्म, यानी कि हर स्पीसीज का हर ऑर्गेनिज्म, ठीक है, अपना रोल प्ले करता है इसको मेंटेन करने के लिए। कैन यू इमेजिन वुड हैपन इफ ऑल स्कैवेंजर्स एंड डिकम्पोजर्स डिसअपेयर। कहने का मतलब क्या आप सोच सकते हो अगर सारे स्कैवेंजर्स और सारे डिकम्पोजर्स अगर डिसअपेयर हो जाए अर्थ से तो क्या होगा, बताओ। स्कैवेंजर अगर मान लीजिए अपेयर हो जाए, ठीक है, स्कैवेंजर में आपके वो एनिमल्स आते हैं जो डेड और डिकिंग मैटर्स, मतलब डेड मैटर्स को ईट करते हैं, ठीक है, डिकिंग नहीं, डेड मैटर्स को, ठीक है। जैसे ईगल है, ठीक है, और क्रो है, ठीक है, जो मीट मतलब डेड बॉडीज को ईट करते हैं, वो आपके स्कैवेंजर्स होते हैं।
और डिकम्पोजर्स जो डेड एंड डिकेइंग मैटर्स को, जैसे प्लांट लीव्स को, ठीक है, डिकम्पोज करते हैं, वो डिकम्पोजर्स होते हैं। तो इट मीन्स ये दोनों ही अगर ना हो तो जो हमारी अर्थ है, ठीक है, अर्थ विल बी फुल ऑफ डेड बॉडीज इन ए फ्यू मंथ, यानी कि कुछ ही महीनों में जो है हमारी अर्थ डेड बॉडीज से फुल हो जाएगी, क्योंकि इनको ईट करने वाला या फिर इनको ख़त्म करने वाला, इनको डिकम्पोज करने वाला जो आपका डिकम्पोजर्स तो इस दुनिया में रहेगा ही नहीं। तो कहने का मतलब यह है कि जितने भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं, जितने भी आपके लिविंग थिंग्स होती है, ठीक है, उनका इस इकोलॉजिकल बैलेंस को बनाने में रोल होता है, ठीक है, हर किसी का। आगे देखो, दस बायोडाइवर्सिटी इज इम्पोर्टेंट, इट कंसिस्ट ऑफ प्लांट्स ग्रोइंग इन पर्टिकुलर एरिया दैट आर टर्म्ड एज फ्लोरा, यानी कि बायोडाइवर्सिटी जो होती है उसमें दोनों ही लिविंग थिंग्स आती है, प्लांट्स और एनिमल्स, ठीक है। प्लांट्स को हम फ्लोरा से और टर्म मतलब डिफाइन करते हैं। फ्लोरा मीन्स होता है आपका प्लांट किंगडम, ठीक है। ऐसे ही जो डिफरेंट टाइप के जो एनिमल्स होते हैं, ठीक है, तो वो आपके फ्यूना कैटेगरी में आते हैं। फ्यूना किंगडम इज एनिमल किंगडम, ठीक है। तो देखो, फ्लोरा एंड फ्यूना एक मतलब लार्ज वैरायटी होती है, ठीक है, एक प्लांट्स और एनिमल्स को डिफाइन करने की। द फ्लोरा एंड फूना ऑफ ए पैलेस टुगेदर फॉर्म द बायोडाइवर्सिटी, यानी कि फ्लोरा और फूना दोनों ही मिलकर बायोडाइवर्सिटीज को, ठीक है, क्रिएट करते हैं। एंड फॉर एग्जांपल जैसे ट्रीज ऑफ गुआवा, पाइन, ओक, ठीक है, बैम्बू, देवदार फॉर्म द फ्लोरा ऑफ हिमाचल प्रदेश, यानी कि ये जो ट्रीज हैं जिनका भी नाम लिया था, गुआवा है, पाइन है, ओक है, बैम्बू है और देवदार, ठीक है, सबसे लंबे जो ट्रीज होते हैं देवदार के वो, तो ये सभी हिमाचल प्रदेश के ही, मतलब हिमाचल जो प्रदेश आपका पर्टिकुलर एरिया है उसी के ही ये सारे ट्रीज हैं। एंड टाइगर है, ठीक है, नील गाय है, चिंकारा है, सांबर है, ठीक है, ये सभी फूना कैटेगरी में है क्योंकि ये सारे एनिमल्स हैं। और ट्रीज जो है वो आपके सब फ्लोरा कैटेगरी में है क्योंकि वो प्लांट्स हैं, ठीक है। तो ये जो फूना है ये राजस्थान से बिलोंग करते हैं, बिल्कुल सही बात है, ठीक है। चिंकारा इज ए स्टेट एनिमल ऑफ राजस्थान, ठीक है। सांबर है, नीलगाय है, ये सभी राजस्थान से बिलोंग करते हैं। इट मीन्स नेक्स्ट देखो, एन इकोसिस्टम इज ए कम्युनिटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, ठीक है, प्लांट्स, एनिमल एंड माइक्रोब्स, ठीक है। इकोसिस्टम जो होता है वो बायोडाइवर्सिटी से डिफरेंट होता है क्योंकि इकोसिस्टम एक कम्युनिटी होती है, इसमें प्लांट्स भी इंक्लूड होते हैं, आपके एनिमल्स भी इंक्लूड होते हैं और साथ ही साथ आपके माइक्रो ऑर्गेनिज्म यानी कि माइक्रोब्स भी इंक्लूड होते हैं, ठीक है, इन कंजक्शन विद द नॉन लिविंग कंपोनेंट, यानी कि इकोसिस्टम में नॉन लिविंग कंपोनेंट भी होते हैं, ठीक है, जैसे एयर है, वाटर है, मिनरल्स है, ठीक है। तो कहने का मतलब जो हमारा इकोसिस्टम होता है वो आपके लिविंग और नॉन लिविंग दोनों ही तरह के आपके जो थिंग्स होती है उनसे मिलके बनता है, यानी कि लिविंग को हम कह सकते हैं बायोटिक और नॉन लिविंग को कह सकते हैं अबायोटिक, ठीक है। तो बायोटिक और अबायोटिक दोनों ही फैक्टर्स मिलकर आपके इकोसिस्टम को तैयार करते हैं, ठीक है। दीज कंपोनेंट्स आर लिंक्ड टुगेदर, मतलब एक दूसरे के साथ में लिंक रहते हैं, ठीक है, थ्रू न्यूट्रिशन साइकिल एंड द एनर्जी फ्लो, यानी कि न्यूट्रिशन साइकिल के थ्रू या फिर एनर्जी फ्लो के थ्रू ये इंटरडिपेंडेंट तो हम नहीं कह सकते बट इंटरलिंक्ड कह सकते हैं कि ये एक दूसरे से लिंक होते हैं, ठीक है। तो ये हो गया आपका क्या बोलते हैं इकोसिस्टम। फिर बात करते हैं हम बायोस्फीयर की, ठीक है। तो बायोस्फीयर जो होता है उसको भी समझ लो। देखो, बायोस्फीयर जो होता है इज द पार्ट ऑफ लिविंग अर्थ वेयर लिविंग ऑर्गेनिज्म एक्सिस्ट, यानी बायोस्फीयर अर्थ का वह पार्ट होता है जहाँ पर लिविंग ऑर्गेनिज्म जो होता है वो मतलब देखने को मिलता है। इट कैन आल्सो बी कॉल्ड ऑफ जोन ऑफ लाइफ ऑन द अर्थ, यानी बायोस्फीयर को क्या कह सकते हैं हम, जोन ऑफ लाइफ ऑन द अर्थ, यानी कि अर्थ पर लाइफ का जोन, ठीक है, यानी कि ऐसा जोन जहाँ पर लाइफ देखने को मिलती है। एंड सेल्फ रेगुलेटिंग सिस्टम, बायोस्फीयर जो होता है वो सेल्फ रेगुलेटिंग सिस्टम होता है क्योंकि बायोस्फीयर में आपकी लिविंग थिंग्स जो होती है वो अपने न्यूट्रिशन यानी कि एनर्जी साइकिल को सेल्फ तरीके से कंप्लीट करती है, ठीक है। आगे एक्टिविटी 1 है लिस्ट द फ्लोरा एंड फौना ऑफ योर एरिया, मतलब आप जहाँ पे भी रहते हो वहाँ के जो फ्लोरा है या फौना है, ठीक है, उनकी लिस्ट बनानी है आपको। एंड कलेक्ट देयर पिक्चर्स एंड मेक कोलाज, फिर आपको कोलाज बनाने हैं, ठीक है।
तो मैंने आपको पहले भी बताया था, जो फ्लोरा है उसमें आपके प्लांट्स आएंगे और फौना है उसमें आपके एनिमल्स आएंगे, ठीक है। तो आप देख लो अपने अपने एरिया में कौन कौन से प्लांट्स हैं, कौन कौन से एनिमल्स हैं जो कि आपके यहाँ मिलते हैं, तो उसकी आप लिस्ट बना सकते हो। आगे हम पढ़ रहे हैं टाइप ऑफ स्पीसीज के बारे में, ठीक है। तो देखो स्पीसीज के जो टाइप हैं वो हम पढ़ लेते हैं। पहला हम पढ़ रहे हैं एंडेमिक स्पीसीज, ठीक है। अब एंडेमिक स्पीसीज में किस टाइप के स्पीसीज इंक्लूड किए जाते हैं, तो देखो सम स्पीसीज ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स आर फाउंड इन एक्सक्लूसिवली इन ए पर्टिकुलर एरिया, ठीक है। यानी कि कुछ प्लांट्स और एनिमल्स दोनों की ही कुछ ऐसी स्पीसीज होती है जो कि किसी पर्टिकुलर एरिया में ही पाई जाती है, ठीक है, किसी डिफरेंट जगह पर नहीं पाई जाती, तो वो आपके एंडेमिक स्पीसीज के, ठीक है, स्पीसीज में आपकी इंक्लूड होती है, ठीक है। अब इसमें आप एग्जांपल देखोगे तो देखो गेंड पांडा है जो कि चाइना में पाया जाता है, तो ये एंडेमिक स्पीसीज है क्योंकि ये सिर्फ चाइना में पाया जाता है, चाइना के अलावा ये दूसरी जगह पर नहीं पाया जाता है। आगे देखो इन इंडिया एशियाटिक लॉयन, ठीक है, मतलब इंडिया में जो होते हैं वो एशियाटिक लॉयन पाए जाते हैं, ठीक है। गिर जो फॉरेस्ट है गुजरात का, ठीक है, गिर फॉरेस्ट है गुजरात का, तो वहाँ पर एशियाटिक लॉयन पाए जाते हैं। तो ये एंडेमिक क्या है, स्पीसीज है, क्योंकि जो एशियाटिक लॉयन है वो हमारे गिर के अलावा, ठीक है, वर्ल्ड में कहीं नहीं पाई जाती। तो यानी कि ऐसी स्पीसीज जो कि आपके पर्टिकुलर एरिया में पाई जाती है वो आपके एंडेमिक स्पीसीज होती है, ठीक है। आगे और एग्जाम्पल देख लो, एक स्नो लियोपार्ड होता है, ठीक है। स्नो लियोपार्ड ये जो होता है वो हिमालयन रीजन में या फिर हिमालयन रेंज में पाया जाता है। तो ऐसी स्पीसीज जो पर्टिकुलर एरिया में होती है उन्हें एंडेमिक कहते हैं। आगे देखो साल एंड वाइल्ड मैंगो, साल का पेड़ है, ठीक है, साल ट्री होते हैं, और वाइल्ड मैंगो ये भी आपके ट्री हैं, ठीक है। तो ये दोनों एग्जाम्पल्स है आपके एंडेमिक के, क्योंकि ये जो होते हैं वो आपके पंचमढ़ी बायोस्फीयर जो रिजर्व है, ठीक है, उसमें ही पाए जाते हैं। पंचमढ़ी जो बायोस्फीयर रिजर्व है वो आपके मध्य प्रदेश में है, एमपी में, ठीक है। तो ये तो हो गई प्लांट के एंडेमिक। आपसे जब क्वेश्चन पूछे जाएंगे ना तो ये इसी टाइप से पूछे जाएंगे कि भाई 2 प्लांट्स एंडेमिक स्पीसीज के नाम बताओ, तो आपको ठीक है, साल एंड द वाइल्ड मैंगो बताना है। या फिर पूछ चलेगा आपसे 2 एनिमल एंडेमिक स्पीसीज के नाम बताओ, तो आपको एशियाटिक लॉयन जो कि गिर में पाए जाते हैं, और आपको एक गैंड पांडा चाइना, ठीक है, इनके आप एग्जांपल्स दे सकते हो। ये आपका गैंड पांडा है जो कि चाइना में पाया जाता है, और यहाँ पर जो पिक्चर है ये एशियाटिक लॉयन है जो कि हमारे गिर गुजरात में जो गिर नेशनल पार्क है उसमें पाए जाते हैं। आगे हम देख लेते हैं फैक्ट फाइल में क्या है। देखो ए बायोडाइवर्सिटी हॉट स्पॉट इज ए रीजन विथ ए सिग्निफिकेंट रिजर्वर और बायोडाइवर्सिटी दैट इज अंडर थ्रेट फ्रॉम ह्यूमंस। यानी कि बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट एक ऐसा रीजन होता है, ठीक है, जहाँ पर किसी बायोडाइवर्सिटीज को, चाहे वो प्लांट्स हो चाहे एनिमल्स हो, उसको कंजर्व किया जाता है, और वहाँ पर ह्यूमन एक्टिविटीज अलाउडेड नहीं होती है, ठीक है। आगे देखो द डिस्ट्रक्शन ऑफ हैबिटेट ऑफ इंट्रोडक्शन ऑफ न्यू स्पीसीज में अफेक्ट द नेचुरल हैबिट ऑफ एन एंडेमिक स्पीसीज। यानी कि एक नई हैबिट का डेवलपमेंट जो होता है वो हमारे एंडेमिक स्पीसीज के लिए थोड़ा नुकसानदायक होता है। इट में रिजल्ट इन द एक्सटेंशन एंड एंडेमिक स्पीसीज विच हैपन विद द डोडो। डोडो एक क्या था, फ्लैटलेट्स वर्ड था, ठीक है, जो कि कुछ इसी रीजन के कारण, ठीक है, धीरे धीरे ख़त्म हो गया था। कहने का मतलब कि ऐसी स्पीसीज जो कि मतलब हैबिटेट के डिस्ट्रक्शन के कारण या फिर नई स्पीसीज के इंट्रोडक्शन के कारण अपनी पहचान खो देते हैं, ठीक है, तो वो आपके, ठीक है, एक्सटेंशन कैटेगरी में शामिल किए जाते हैं, मतलब जो बिल्कुल ख़त्म होने के कगार पे हैं या फिर ख़त्म हो चुकी है, ठीक है। कभी कभी क्या होता है एनिमल्स की जो हैबिटेट होती है, जिस हैबिटेट में वो रहना चाहता है, तो वो उसका डिस्ट्रक्शन हो जाता है, तो फिर उसे अपनी हैबिट चेंज करनी पड़ती है, और फिर वो उसकी जो है कैटेगरी ही बदल जाती है, यानी कि वो धीरे धीरे लुप्त हो जाता है, ख़त्म हो जाता है। आगे हम डोडो के बारे में थोड़ा अधिक पढ़ते हैं, यानी कि हम केस स्टडी पढ़ते हैं डोडो के बारे में। डोडो एक फ्लाइटलेट्स बर्ड था, मतलब ये उड़ नहीं पाता था। तो देखो डोडो वाज ए फ्लाइटलेट्स बर्ड एंडेमिक टू द, ठीक है,
मैस्क्रीन आइलैंड ऑफ द, ठीक है, मैच्योरिटीज विच इज लोकेटेड टू द ईस्ट मेडास्कर इन द इंडियन ओशन, ठीक है, मतलब जो हमारा इंडियन ओशन है उसके मेडास्कर वाले पार्ट में ये जो फ्लैटलेस बर्ड है ये लोकेट होता था। इट इज नाउ एक्सटिंक्ट, मतलब ये अब ख़त्म हो चुका है, मतलब ये बिल्कुल भी ख़त्म हो चुका है। एनिमल सच एज डॉग्स, पिग्स, कैट, रैट्स, crabs eating macaw that were brought to the island destroyed the dodo वनरेबल नेस्ट, मतलब ये जो बर्ड थे, कौन, डॉग है, पिग है, कैट है, ये भी इसी आइलैंड पे रहते थे। तो ये डोडो के जो घोंसले होते थे उनको क्या कर देते थे, डिस्ट्रॉयड कर देते थे। एंड कम्पीटेड फॉर द लिमिटेड फूड रिसोर्स, और हर चीज़ के लिए, फूड के लिए भी कम्पीट करते थे। leading to the extinction of the entire species is just over 80 years of the human contact. Last credible recorded sighting of a dodo dates back to be 1662, मतलब 1662 में लास्ट टाइम पे ये डोडो बर्ड देखा गया था। और इसकी जो आजकल इसकी स्पीसीज है वो एक्सटिंक्ट हो चुकी है, मतलब ख़त्म हो चुकी है। इट्स एक्सटिंक्शन was not immediately noticed and some considered in it to be a mythological creature. नेक्स्ट है एक्सटेंट। एक्सटेंट स्पीसीज, देखो एक्सटेंट स्पीसीज कौन होती है? एक्सटेंट स्पीसीज जो कि पूरी तरह ख़त्म हो चुकी है ना, जैसे डायनासोर है, ठीक है, डायनासोर पूरी तरह ख़त्म हो चुके हैं। तो देखो सम स्पीसीज ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स विच डू नॉट एक्सिस्ट, मतलब जो एक्सिस्ट नहीं है, वो नहीं है बिल्कुल, एनीमोर ऑन द अर्थ, मतलब अर्थ पे, वो सब आपके एक्सटेंट स्पीसीज में इंक्लूड होती है। जैसे डायनासोर है, डोडो है, ये दोनों ही एग्जाम्पल आपके एक्सटेंट एनिमल्स के हैं, क्योंकि ये पहले कभी ज़माने में थे, ठीक है, डायनासोर पहले हुआ करते थे। और आपके डोडो जो फ्लैटलेस बर्ड है ये भी कभी हुआ करता था, बट अब तो इस दुनिया में नहीं है, तो ये एक्सटेंट कैटेगरी में आती है। आगे है देखो, नीलगिरी हॉली एंड क्राइपेंसी आर एग्जाम्पल ऑफ एक्सटेंट प्लांट, ठीक है, तो ये एक्सटेंट एनिमल्स के एग्जाम्पल दो थे, एक तो आपके डायनासोर है और एक डोडो है। अब ये आपके प्लांट के एग्जाम्पल है, एक तो नीलगिरी हॉली एंड क्राइपेंसी, ठीक है, ये दोनों ही आपके प्लांट्स के एग्जाम्पल है जो कि एक्सटेंट है, मतलब जो ख़त्म हो चुके हैं, ठीक है, इनकी स्पीसीज इस दुनिया से ख़त्म हो चुकी है। आगे है एंडेंजर्ड स्पीसीज, ठीक है, एंडेंजर्ड स्पीसीज जो कि एंडेंजर्ड स्पीसीज में कौन होता है, जो कि मतलब ख़त्म होने के कगार पे हैं, ठीक है। तो देखो, देयर आर सम स्पीसीज ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स दैट आर हाई रिस्क टू बी बिकम एक्सटेंट, मतलब जो एक्सटेंट बन सकती है, जिनके रिस्क हैं, मतलब जिनके चांस है एक्सटेंट बनने के, ठीक है, अगर हम इनको कंजर्व नहीं करते हैं तो ये भी एक्सटेंट कैटेगरी में शामिल हो सकती है इन फ्यूचर, मतलब ख़त्म हो सकती है पूरी तरह। सच स्पीसीज आर कॉल्ड एंडेंजर्ड स्पीसीज, ऐसी स्पीसीज को एंडेंजर्ड स्पीसीज कहते हैं जिनको कि एक्सटेंट होने का खतरा है, ठीक है। देयर नंबर हैव बीन, ठीक है, ड्रास्टिकली रिड्यूज, इनका जो नंबर है वो धीरे धीरे क्या हो रहा है, रिड्यूज हो रहा है, और एक दिन ऐसा आएगा कि ये ही पूरी दुनिया से रिड्यूज हो जाएंगी। तो वो आपके एंडेंजर्ड स्पीसीज हैं, तो हमें कंजर्व करने की ज़रूरत है इनको, ताकि ये एक्सटेंट में शामिल ना हो, एक्सटेंट में शामिल ना हो, इसलिए। आगे देखो, रिड्यूस ड्यू टू इन डिस्क्रिमिनेट हंटिंग ऑफ डिस्ट्रक्शन ऑफ देयर हैबिटेट, मतलब हंटिंग, एक तो हंटिंग से इनका जो नंबर है वो डिक्रीज होता है। एंड एग्जांपल्स जैसे इंडियन राइनो, ठीक है, इंडियन राइनोसर्स, एशियाटिक लॉयन है, क्रोकोडाइल है, ब्लू व्हेल्स है, ठीक है, ये सभी आपके एंडेंजर्ड स्पीसीज के एग्जांपल्स हैं। अगर इनको हम पूरी तरह सेव नहीं करते हैं, कंजर्व नहीं करते हैं, तो एक दिन हम इनको खो देंगे, यानी कि ये एक्सटेंट में शामिल हो जाएगी, ठीक है। इनका नंबर भी बहुत कम है,
ये आपके ब्लू व्हेल्स हैं, इनका नंबर भी बहुत कम है। और एशियाटिक लॉइन जो कि गिर में देखे जाते हैं, उनका भी नंबर आपके धीरे धीरे कम है। ठीक है, तो गवर्नमेंट भी इस और अपना फोकस करती है कि इनकी स्पीशीज़ को बढ़ाया जाए। ठीक है, इनको इनको कंजर्व किया जाए, इनको प्रोटेक्ट किया जाए। ठीक है, ये देखो आपके ब्लैकबेरी, ठीक है, ब्लैक बग यानी कि काला हिरन, जिसके जिसके चक्कर में वो आपको ध्यान हो सलमान खान पर केस चल रहा है। ठीक है, एक लियोपार्ड है, ठीक है, लियोपार्ड बिप्रे। तो ये स्पीशीज़ आपके एंडेंजर्ड स्पीशीज़ हैं। आगे हम देख रहे हैं वल्नरेबल स्पीशीज़। ठीक है, तो वल्नरेबल स्पीशीज़ में कौन सी स्पीशीज़ आती है? देखो, सम स्पीशीज़ ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स दैट हैव हाई चांस टू बिकमिंग एंडेंजर्ड। ठीक है, वल्नरेबल में ऐसी स्पीशीज़ आती हैं जिनके एंडेंजर्ड में शामिल होने के हाई चांस रहते हैं। ठीक है, कुछ स्पीशीज़ है जिनकी संख्या कम होती जा रही है, यानी कि वो एंडेंजर्ड में शामिल होने जा रही है। तो ऐसी स्पीशीज़ को हम वल्नरेबल स्पीशीज़ कहते हैं। ठीक है, अब इनमें देखो कौन कौन सी स्पीशीज़ हैं जो कि एंडेंजर्ड स्पीशीज़ बनने जा रही हैं। तो वो है सांबर, ठीक है, जो कि राजस्थान में भी देखने को मिलता है। एंड दूसरा है स्पॉटेड डियर, ठीक है, लियोपार्ड, ठीक है, लियोपार्ड प्रे। एंड दूसरा है पैसिफिक सी हॉर्स, ठीक है, सी हॉर्स होती है एक टाइप की फिशेज होती है। ब्लैक बक है। ये कुछ एग्जांपल्स हैं जो कि वनरेबल स्पीशीज़ में शामिल हो रहे हैं। ठीक है, मतलब एंडेंजर्ड स्पीशीज़ में शामिल होने जा रहे हैं। ठीक है, आगे हम देखते हैं रेयर स्पीशीज़। ठीक है, तो रेयर वर्ड से मीन्स क्या है? ठीक है, रेयर मीन्स जो हमें बहुत कम दिखाई देती है। इट मीन्स जो कम अमाउंट में मिलती है, यानी कि जिनका नंबर स्मॉल होता है। तो देखो, द स्पीशीज विच आर प्रेजेंट इन स्मॉल नंबर्स, यानी कि जो कम नंबर में प्रेजेंट होती है वो आपके रेयर स्पीशीज होती है। ठीक है, फॉर एग्जांपल जैसे गोल्डन कैट है, ठीक है, ग्रेट इंडियन हॉर्न बिल, ग्रेट इंडियन हॉर्न बिल है। ठीक है, तो ये दोनों ही यानी कि आपके कौन सी कैटेगरी में आती है? रेयर में। नेक्स्ट आपकी जो कैटेगरी है वो है आपके थ्रेंट स्पीशीज। थ्रेंट स्पीशीज कौन कौन सी होती है? तो जो आपके एंडेंजर्ड स्पीशीज होती है, जो आपके वल्नरेबल स्पीशीज होती है, और जो आपके रेयर होती है, इन तीनों को ही हम, ठीक है, थ्रेंट स्पीशीज से टर्म से डिफाइन कर सकते हैं। ठीक है, बंगाल टाइगर है, सी टर्टाइल है, एंड सब एग्जांपल्स हैं जो कि आपके थ्रेंट स्पीशीज के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, तो थ्रेट का मीन्स भी वही होता है जिनको कि खतरा होता है, यानी कि जिनको डेंजर होता है। ठीक है, एक्सटिंक्ट का या फिर एंडेंजर्ड का, ठीक है, जो कि वनरेबल होती है। ठीक है, तो ये तीनों ही मिला के आपके जो है थ्रेट स्पीशीज होती है। नीचे एक चीज़ है रेड डाटा बुक। ठीक है, रेड डाटा बुक जो होती है एक बुक होती है जिनमें कि रिकॉर्ड रखा जाता है। ठीक है, और रिकॉर्ड किसका रखा जाता है? जितने भी एंडेंजर्ड स्पीशीज़ होती हैं या प्लांट्स होते हैं, ठीक है, उनका उनमें रिकॉर्ड रखा जाता है। ठीक है, ताकि उनको हम एक तरह से कंजर्व कर सकें, उनको प्रोटेक्ट कर सकें कुछ। तो देखो, रेड डाटा बुक इज ए रिकॉर्ड ऑफ ऑल एंडेंजर्ड स्पीशीज ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स, यानी कि ऐसी स्पीशीज और प्लांट, ऐसी स्पीशीज चाहे वो प्लांट्स की हो चाहे एनिमल्स की हो, जो कि एंडेंजर्ड हो, यानी कि जिनको संकट हो, जिनको मुसीबत हो, ठीक है, वो सभी रेड डाटा बुक में उनके नाम लिखे जाते हैं। इट इज़ पब्लिश्ड बाय द नेशनल यूनियन ऑफ कंजर्वेशन एंड नेचर, ठीक है, यानी कि IUCN। ठीक है, IUCN का फुल फॉर्म है, ये एग्जाम में पूछा जाता है, ध्यान रखना। IUCN, आई मीन्स इंटरनेशनल, यू मीन्स यूनियन, सी मीन्स कंजर्वेशन, एन मीन्स नेचर रिसोर्स। ठीक है, तो एक ये हमारे संस्था है जिसके द्वारा ये रेड डाटा बुक जो है पब्लिश की जाती है, और उसमें आपके एंडेंजर्ड स्पीशीज का रिकॉर्ड रखा जाता है। द फर्स्ट रेड डाटा बुक ऑफ एनिमल्स वाज कंपाइल्ड इन 1991, यानी सबसे पहले 1991 में रेड डाटा बुक को लॉन्च किया गया था। द IUCN
रीएवलेट द कैटेगरी ऑफ ईच स्पीसीज एवरी 5 ईयर्स, मतलब आयुसीएन जो होता है वो हर 5 साल में इन कैटेगरीज को रिवुलेट करता है, मतलब इनकी गणना होती है। ठीक है, जैसे कोई स्पीसीज है जो कि एंडेंजर्ड है, अभी इसका रिकॉर्ड हमने ले लिया, बट हम इसको 5 साल में दोबारा इनकी रिकाउंटिंग होती है कि इनका नंबर कितना है, यानी कि इनका नंबर स्पीसीज जो होती है उनमें इंक्रीजमेंट हुआ था पॉपुलेशन में या नहीं हुआ। ठीक है, तो ये काउंट होती है हर 5 साल में। इफ़ पॉसिबल, अगर पॉसिबल है, ठीक है, तो एटलीस्ट 10 ईयर्स, 10 साल में भी ये काउंट होती है। इट मेन एम इज़ टू बी कन्वे द urgency of conservation issues to the public as well as help the international community of reduce species ठीक है, एक्सटेंशन। कहने का मतलब इसका पर्पज़ क्या होता है IUCN का, यानी कि रेड डाटा बुक का। तो रेड डाटा बुक का सिर्फ यही पब्लिक मतलब पर्पज़ होता है कि जो इसके कंजर्वेशन से रिलेटेड जो भी इश्यूज़ हैं, पब्लिकली जो भी इश्यूज़ हैं, तो वो उनको रिसॉल्व करता है और वो पूरा मतलब हेल्प करता है इसके कंजर्वेशन में। ठीक है, ताकि इनकी कम्युनिटी, इनका नंबर, इनका समाज बना रहे। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं हम प्रोटेक्टेड एरियाज़ के बारे में। तो देखो, एनिमल्स का कंजर्वेशन क्यों ज़रूरी है, आई थिंक आप अब तक तो समझ गए होंगे। ठीक है, तो कंजर्वेशन के लिए जो है हमारी गवर्नमेंट ने अलग अलग तरह के प्रोटेक्टेड एरियाज़ बनाए हैं जहाँ पर ह्यूमन एक्टिविटीज़ को अलाउड नहीं किया है। तो ठीक है, बिकॉज हंटिंग वगैरह होती है इसके कारण, तो वो एरियाज़ के हैं उनके बारे में पढ़ लेते हैं हम। तो देखो, टू प्रोटेक्ट फ्लोरा एंड फौना, ठीक है, फ्लोरा मीन्स प्लांट किंगडम और फ्यूना मीन्स एनिमल किंगडम, इन दोनों को प्रोटेक्ट करने के लिए, इनके हैबिटेट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज क्रिएटेड सम प्रोटेक्टेड एरियाज, जैसे नेशनल पार्क्स है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है जो कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था, और बायोस्फीयर रिजर्व है। ये 3 तरह के वो प्रोटेक्टेड एरियाज हैं वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया क्रिएट करती है ताकि हम इनको कंजर्व कर सके। तो इनमें डिफरेंस हमें जानना है। तो देखो, पहला पढ़ रहे हैं हम नेशनल पार्क। ठीक है, तो दीज आर प्रोटेक्टेड लैंड्स एरिया प्रिजर्व इन नेचुरल कंडीशन टू प्रोवाइड नेचुरल हैबिटेट एंड रिसोर्सेज टू वाइल्ड लाइफ, मतलब ये वो एरियाज होते हैं जहाँ पर प्रिजर्व किया जाता है इन चीज़ों को, यानी कि उनके हैबिटेट्स को प्रिजर्व किया जाता है कि वो किस पर्टिकुलर एरिया में वो रहते हैं और उनकी रिसोर्सेज क्या क्या हैं। एंड इन दिस एरियाज फॉरेस्ट्री, ग्रेजिंग, कल्टीवेशन, ये सभी चीज़ जो होती है प्रोहिबिटेड होती है। ठीक है, यानी कि आप उसमें कल्टीवेशन नहीं कर सकते। फ्री एंट्री ऑफ पीपल एंड प्राइवेट ओनरशिप आर नॉट अलाउडेड, मतलब ठीक है, प्राइवेट ओनरशिप भी अलाउडेड नहीं है, लोग भी अलाउडेड नहीं है। ठीक है, मतलब पूरी तरह से प्रोहिबिटेड होता है एंट्री करना ही। एन एग्जाम्पल ऑफ नेशनल पार्क इज जैसे कार्बेट नेशनल पार्क है जो कि उत्तराखंड में है। ठीक है, और इट वाज फर्स्ट नेशनल पार्क इन द इंडिया, मतलब सबसे पहला नेशनल पार्क जो है आपका कार्बेट नेशनल पार्क है जो कि उत्तराखंड में है, जो कि 1936 में सेटअप किया गया था इसका। ठीक है, विच वाज सेटअप इन 1936। ठीक है, और बाकी के जो नेशनल पार्क्स हैं वो बहुत सारे हैं। ठीक है, द टेबल अलॉन्ग साइड देखो, जैसे कान्हा नेशनल पार्क जो कि एमपी में है, कान्हा नेशनल पार्क। ठीक है, और एक है बेटला नेशनल पार्क, ठीक है, जो कि अब झारखंड में है। ठीक है, आगे है टाडोबा नेशनल पार्क, महाराष्ट्र में है। ठीक है, सिम्पलीपाल नेशनल पार्क उड़ीसा में है। ऐसे मतलब हर स्टेट में आपको एक मतलब कम से कम एक तो नेशनल पार्क देखने को मिलेगा। जैसे हमारे राजस्थान में है, ठीक है, कौन सा, टाइगर रणथंबोर नेशनल पार्क, ठीक है, जो कि टाइगर के लिए जाना जाता है, तो हमारे सवाई माधोपुर में ही है वो। ठीक है, अब हम बात करते हैं वाइल्ड लाइफ सेंचुरी की। ये तो हो गया नेशनल पार्क। अब वाइल्ड लाइफ सेंचुरी क्या होती है वो देख लेते हैं। तो देखो, इट इज़ एन एरिया वेयर ओनली एनिमल्स आर प्रोटेक्टेड फ्रॉम एनी डिस्टर्बेंस। ठीक है, वाइल्ड लाइफ जो सेंचुरी होती है उसमें एनिमल्स को प्रोटेक्ट किया जाता है फ्रॉम एनी डेंजर्स, मतलब कोई भी डिस्टर्बेंस ना हो उससे प्रोटेक्ट किया जाता है, और उनके हैबिटेट को भी प्रोटेक्ट किया जाता है। इन सच एरियाज, देखो जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है उनके बारे में बात कर रहे हैं। इन सच एरियाज कैप्चरिंग, किलिंग ऑफ एनिमल्स आर स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड।
मतलब कैप्चरिंग करना मतलब पकड़ना या फिर किलिंग करना बिल्कुल स्ट्रिक्टली क्या होता है, प्रोहिबिटेड होता है, मतलब लॉज के द्वारा, ठीक है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ऐसे लॉज बनाए हैं जिनके द्वारा प्रोहिबिटेड होता है। एंड हाउएवर कलेक्शन ऑफ माइनर फॉरेस्ट प्रोडक्ट्स, हार्वेस्टिंग ऑफ टिम्बर, ठीक है, इनमें मतलब फॉरेस्ट प्रोडक्ट्स के लिए कलेक्शन भी होता है, जैसे टिम्बर भी हार्वेस्ट होती है। एंड कल्टिवेशन आर अलाउडेड एज फार एज इट डज नॉट इंटरफेयर विद द लाइफ ऑफ वाइल्ड लाइफ, ठीक है। मतलब जो क्या बोलते हैं, नेशनल पार्क्स में कल्टीवेशन अलाउड नहीं होता है, बट इसमें कल्टीवेशन अलाउड हो सकता है अगर मतलब इन एनिमल्स को कोई डेंजर ना हो तो, इंटरफेयर ना हो तो, ठीक है। सम एग्जांपल्स ऑफ वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज आर जैसे गिर सेंचुरी इन गुजरात, ठीक, गुजरात में जो गिर सेंचुरी जहाँ पर एशियाटिक लोयन पाए जाते हैं वो एक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है। और सुल्तानपुर बर्ड सेंचुरी भी है, ठीक है, हरियाणा में। और पेरिवार सेंचुरी जो कि केरला में है। एंड बांदीपुर बर्ड बांदीपुर जो है वो भी एक सेंचुरी है वाइल्ड लाइफ की, वो कर्नाटक में है। तो ये कुछ एग्जांपल्स हैं कौन सी सेंचुरी कहाँ है, ठीक है, कौन सी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहाँ है, तो ये आपको बिल्कुल ध्यान होना चाहिए, ठीक है, क्वेश्चन बनते हैं। तो दो तरह के जो हमारे वो प्रोटेक्टेड एरियाज थे वो हमने पढ़ लिए। एक तो आपका नेशनल पार्क हो गया, एक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी हो गई, थर्ड नंबर का है आपका बायोस्फीयर रिजर्व, ठीक है। तो देखो बायोस्फीयर जो रिजर्व होता है वो दोनों से मतलब सबसे बड़ा होता है, लार्ज प्रोटेक्टेड एरिया होता है ना। ये वाइल्ड लाइफ सेंचुरी से भी बहुत बड़ा होता है और ये नेशनल पार्क से भी बहुत बड़ा होता है, ठीक है। तो इसके बारे में पढ़ लेते हैं। देखो, इट इज़ ए लार्ज प्रोटेक्टेड एरिया ऑफ द लैंड फॉर द कंजर्वेशन ऑफ वाइल्ड लाइफ प्लांट्स एंड एनिमल्स। इसमें सबका कंजर्वेशन किया जाता है एंड रिसोर्सेज का भी कंजर्वेशन किया जाता है। ट्रेडिशनल लाइफ ऑफ, ठीक है, ट्राइबल्स लिविंग इन दिस एरिया, और इस एरिया में ट्राइबल्स भी लिव करते हैं, मतलब वो भी रहते हैं, ठीक है, क्योंकि ये बहुत बड़ा एरिया होता है। इट मीन्स ठीक है 10 किलोमीटर, 20 किलोमीटर, 30 किलोमीटर, इतना बड़ा एरिया होता है जिसको कि पूरी तरह से प्रोटेक्ट किया जाता है, कंजर्व किया जाता है। उसमें ये सारी जो फॉरेस्ट जो हैबिटेट्स हैं, ठीक है, ये सभी वहाँ पर रहती है। द मेन एम ऑफ ए बायोस्फीयर रिजर्व इज़ टू बी कंजर्व बायोडाइवर्सिटी चीज़, ठीक है। बायोस्फीयर जो रिजर्व है उसका मेन जो एम होता है वो बायोडाइवर्सिटीज़ को कंजर्व करना होता है। एंड जो इकोलॉजिकल जो बैलेंस है उसको मेंटेन करने का इसका एक एम रहता है। एंड प्रोवाइड फैसिलिटी फॉर एजुकेशन, अवेयरनेस एंड ट्रेनिंग, ठीक है, प्रोवाइड फैसिलिटी ऑफ एजुकेशन, अवेयरनेस एंड ट्रेनिंग, ठीक है। एजुकेशन, अवेयरनेस, लोगों को जागरूक करना, ट्रेनिंग भी बायोस्फीयर रिजर्व में दी जाती है, ठीक है। बायोस्फीयर रिजर्व में भी कंटेन नेशनल पार्क्स। अब देखो बायोस्फीयर रिजर्व इतना बड़ा होता है कि उसमें नेशनल पार्क भी होते हैं, ठीक है, और सेंचुरी भी उनके अंदर हो सकती है ना। मतलब ये दोनों ही होती है कहने का मतलब, ठीक है, क्योंकि बायोस्फीयर रिजर्व इतना बड़ा होता है, ठीक है, कि उसके अंदर सेंचुरी भी हो सकती है और आपके पार्क भी हो सकते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल जैसे पंचमढ़ी जो बायोस्फीयर रिजर्व है, ठीक है, ये आपके मध्य प्रदेश में है, ठीक है। तो पंचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व है, ये इतना बड़ा है कि इसमें आपके सतपुड़ा नेशनल पार्क है अंदर, ठीक है, और बोरी एंड पंचमढ़ी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ठीक है। मतलब ये जो बायोस्फीयर रिजर्व है कौन सा, पंचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व में एक तो नेशनल पार्क है और दो तरह की आपकी वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज है, ठीक है। तो यानी कि बहुत बड़ा प्रोटेक्टेड एरिया होता है, ठीक है। और जो ट्राइबल्स होते हैं मतलब आदिवासी जो लोग रहते हैं, ठीक है, वो भी यहाँ पर रहते हैं, ठीक है। उनको कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि वो फॉरेस्ट में रहना पसंद करते हैं और वो, ठीक है, फॉरेस्ट लवर्स होते हैं। आगे देखो फैक्ट फाइल। द नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व वाज द फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड ऑफ द एस्टेब्लिश इन इंडिया, ठीक है। बायोस्फीयर रिजर्व की बात करें तो नीलगिरी पहला बायोस्फीयर रिजर्व था जो कि इंडिया में एस्टेब्लिश किया गया था, सेटअप किया गया था, ठीक है। आगे एक्टिविटी 2 है फाइंड आउट एंड कंप्लीट द टेबल गिवन बिलो। तो क्या है, प्रोटेक्टेड एरियाज, नेशनल पार्क, जैसे माई डिस्ट्रिक्ट, ठीक है। तो अपने अपने डिस्ट्रिक्ट में देखना कोई नेशनल पार्क है या फिर कोई वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है या फिर कोई बायोस्फीयर रिजर्व है, ठीक है। तो मैं मेरी बात करता हूँ फिलहाल। तो मेरे डिस्ट्रिक्ट में एक तो मैंने बताया आपको रणथंभौर नेशनल पार्क है, ठीक है। वाइल्ड लाइफ सेंचुरी नहीं है, ठीक है, बायोस्फीयर रिजर्व भी नहीं है,
ठीक है। स्टेट की बात करें तो स्टेट में तो आपके एक तो यही है जो मैं बोल रहा हूँ, ठीक है, और भी हैं। आगे देखो प्रोजेक्ट टाइगर, ठीक है। टाइगर हमको पता है कि हमारा टाइगर जो है वो एंडेंजर्ड स्पीसीज में काउंट होता है, क्योंकि टाइगर की जो नंबर है वो दिनों दिन क्या हो रही है, घट रही है, ठीक है, डिक्रीजमेंट हो रहा है, ठीक है। तो देखो प्रोजेक्ट टाइगर वाज लॉन्च्ड बाय द इंडियन गवर्नमेंट इन 1973 में प्रोजेक्ट टाइगर को लॉन्च किया गया था टू सेव द टाइगर्स फ्रॉम एक्सटेंशन, ठीक है। एक्सटेंशन मतलब लुप्त होने से उनको सेव करना, मतलब वो ख़त्म ना हो जाए इसलिए उनको सेव करना। ड्यू टू पोचिंग एंड इट्स ऑब्जेक्टिव वाज द सेफ गार्ड ऑफ द सर्वाइवल, यानी कि सेफ गार्ड की तरह, मतलब इनको गार्ड करना, उनको प्रोटेक्ट करना, एंड मेंटेनेंस ऑफ द टाइगर पॉपुलेशन इन द कंट्री, और कंट्री में टाइगर पॉपुलेशन को मेंटेन करना, बनाए रखना। आगे देखो वेरियस टाइगर रिजर्व वाज क्रिएटेड इन इंडिया, ठीक है। टुडे देयर आर 47 टाइगर रिजर्व, यानी कि पूरे इंडिया में 47 टाइगर रिजर्व हैं, और 18 स्टेट ऑफ इंडिया, ठीक है। 47 जो टाइगर रिजर्व हैं वो इंडिया के 18 स्टेट्स में हैं। दिस प्रोजेक्ट हैज़ हेल्प्ड इन स्ट्रेंथनिंग द हैबिटेट विच हैज़ हेल्प्ड इन द इंक्रीजमेंट ऑफ द टाइगर पॉपुलेशन। तो ये जो 47 जो टाइगर प्रोजेक्ट्स हैं या टाइगर रिजर्वर्स हैं, ये इसलिए बनाए गए हैं ताकि टाइगर की पॉपुलेशन को इंक्रीजमेंट मिले और उनको बढ़ावा मिले, ठीक है, वो एक्सटेंशन से मुक्त हो जाए, मतलब जो उनको एंडेंजर्ड स्पीसीज में शामिल किया जाता है, ठीक है, उनकी जो पॉपुलेशन है इतनी बढ़ जाए कि उनको एंडेंजर्ड स्पीसीज से हटा दिया जाए, ठीक है। तो देखो यहाँ पर जो आपका जो ये इंडिया का मैप है, ठीक है, ठीक है, तो उसमें आपको दिखाया गया है रिप्रेजेंटेशन ऑफ द टाइगर्स रिजर्व इन डिफरेंट स्टेट ऑफ इंडिया। इंडिया के अलग अलग स्टेट्स में टाइगर रिजर्व को दिखाया गया है। जहाँ पर आपको ग्रीन ग्रीन कलर दिख रहा है वहाँ पर टाइगर रिजर्व हैं, ठीक है, तो आप देख सकते हो। आगे हम पढ़ रहे हैं माइग्रेशन, ठीक है। माइग्रेशन क्या होता है? माइग्रेशन मतलब होता है मूवमेंट ऑफ एनिमल्स फ्रॉम वन पैलेस टू अनदर पैलेस, ठीक है, फॉर फेवरेबल कंडीशंस या फेवरेबल वेदर के लिए, ठीक है। तो देखो कुछ एनिमल्स होते हैं, कुछ बर्ड्स होते हैं जो कि अपनी फेवरेबल कंडीशंस के लिए, फेवरेबल वेदर के लिए वो एक पैलेस से दूसरे पैलेस पर मूवमेंट करते हैं, और इसी मूवमेंट को माइग्रेशन कहते हैं, ठीक है। देखो माइग्रेशन इज द सेशनल मास मूवमेंट, यानी ये सेशनल होता है, ठीक है, वन सेशन टू अनदर सेशन, एनिमल्स फ्रॉम द वन पैलेस टू अनदर पैलेस टू एस्केप एक्सट्रीम कोल्ड, टू ब्रीड और फाइंड फूड। बर्ड्स, फिश, वेल्स, बटरफ्लाइज आर सम माइग्रेटरी एनिमल्स, ठीक है। तो ये कुछ माइग्रेटरी एनिमल्स हैं जो कि अपने आप को माइग्रेट करते हैं दूसरे पैलेस में, ठीक है, एक नया मतलब सेशन को एंजॉय करने के लिए बोल सकते हैं हम, ठीक है, ब्रीडिंग करने के लिए, ठीक है। जैसे आर्कटिक टर्न मेक्स द लॉन्गेस्ट माइग्रेशन फ्रॉम द साउथ पोल टू नॉर्थ पोल, ठीक है। आर्कटिक टर्न जो एक एनिमल्स का नाम है, ये सबसे लंबा माइग्रेट करता है जो कि साउथ पोल से नॉर्थ पोल को जाता है। वैन इट इज विंटर इन द साउथ पोल एंड समर इन द नॉर्थ पोल, यानी कि विंटर में ये तो साउथ पोल में रहता है और जैसे ही समर आती है नॉर्थ पोल को मूव कर जाता है, ठीक है। हमारे इंडिया में भी ऐसे पार्ट्स हैं जहाँ पर जो है माइग्रेशन देखने को मिलता है। तो देखो आगे हम देखते हैं। आगे देखो माइग्रेटरी जो बर्ड्स हैं उनकी सीरीज में जो एक नाम आता है वो है आपका साइबेरियन क्रेन्स, ठीक है। साइबेरियन जो क्रेन्स होती है वो ट्रैवल करती है लार्ज डिस्टेंस को टू कम टू पोयंग इन चाइना ड्यूरिंग विंटर्स, ठीक है। यानी चाइना में साइबेरियन क्रेन्स जो होती है चाइना से आती है और इंडिया में आती है, ठीक है। दीज बर्ड्स विजिट इंडिया ड्यूरिंग विंटर्स, यानी कि विंटर के मौसम में ये इंडिया में विजिट करती है अंटिल 2002, मतलब 2002 से, ठीक है। 2002 में इनको पहली बार देखा गया था और उसके बाद से हम इनको कंटिन्यू, ठीक है, हर साल जो विंटर स्टार्ट होता है तब ये जो साइबेरियन क्रेन्स है वो हमारे इंडिया में आती है और यहाँ पर मोस्टली 3 मंथ स्टे करती है,
ठीक है, और यहाँ पर ब्रीडिंग करती है। उसके बाद में जैसे ही हमारा जो विंटर सीजन ख़त्म होता है तो यहाँ से वो चली जाती हैं। आगे देखो, ईल्स विच लिव इन फ्रेश वाटर, ईल्स जो कि फ्रेश वाटर में रहती है, ठीक है, वो भी ट्रैवल करती है इनटू सीज टू ले एग्स, मतलब अंडे देने के लिए वो सीज में ट्रैवल करती है। आफ्टर हैचिंग ईल्स रिटर्न्स टू द फ्रेश वाटर, ठीक है, और जब वो अंडे दे देती हैं, ठीक है, बच्चे हो जाते हैं, तो वो फिर से वापस जो है रिवर यानी कि फ्रेश वाटर में आ जाती है, ठीक है। तो और ये यहाँ पर जो डायग्राम दे रखा है ये आपके माइग्रेटरी बर्ड्स जो कि आर्कटिक टर्न्स है उसका साउथ पोल से नॉर्थ पोल की तरफ वो जो ट्रांसफॉर्म में है वो यहाँ पर दिखाया गया है, ठीक है। तो माइग्रेटरी बर्ड आपको समझ में आया होगा, जो कि माइग्रेट करते हैं अपनी फेवरेबल कंडीशंस में जाने के लिए, फेवरेबल वेदर में जाने के लिए, फॉर ब्रीडिंग, फॉर फूड, ठीक है, हर चीज़ के लिए, तो वो माइग्रेटरी बर्ड्स होते हैं। आगे टाइम टू क्वेश्चन आंसर है। वैसे तो मैं इनके लिए आपको एक अलग से वीडियो प्रोवाइड करवाता हूँ, बट ठीक है, देख लेंगे हम इनको भी, ठीक है। और आपको बाकी के चैप्टर्स के वीडियो देखने हैं तो आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक प्लेलिस्ट है, तो आप उस प्लेलिस्ट में सारे वीडियो जो आपकी बुक के हैं वो आप एक साथ देख सकते हो। मैंने उसका लिंक दे रखा है, उस पर जाके आप क्लिक कर सकते हो। और अगर अब आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ये काम तो आप कर दो, सब्सक्राइब बटन तो प्रेस कर ही दो, ठीक है, बाद में भूल भी सकते हो आप, इसलिए। आगे देखो, ठीक है, इनको मैं आप टाइम टू आंसर को आपके जो क्वेश्चन आंसर वाला वीडियो आएगा उसमें कंप्लीट कराऊंगा। नेक्स्ट देखो, डिफॉरेस्टेशंस। डिफॉरेस्टेशंस मीन्स क्या होता है? डिफॉरेस्टेशन मीन्स होता है कटिंग डाउन ऑफ ट्रीज ऑन द लार्ज स्केल, यानी कि लार्ज स्केल पर पेड़ों को काटना, ठीक है। देखो, द कटिंग डाउन ऑफ फॉरेस्ट एंड यूजिंग दैट लैंड फॉर द अदर पर्पज, यानी कि जंगलों को काट के उस लैंड को किसी अदर पर्पज के लिए यूज करना, ये होता है आपका डिफॉरेस्टेशंस, ठीक है। डिफॉरेस्टेशंस हैज़ एडवर्स इम्पैक्ट ऑन द एनवायरनमेंट। देखो, डिफॉरेस्टेशन से काफ़ी ज़्यादा अफेक्ट होते हैं हमारा एनवायरनमेंट, तो वो कैसे होता है तो देख लेते हैं। उनमें पहला पॉइंट है अफेक्ट बैलेंस इन नेचर, ठीक है, हमारे नेचर की बैलेंस को अफेक्ट करता है। देखो, फॉरेस्ट सर्व एज होम टू बी वैरायटी ऑफ एनिमल्स, फॉरेस्ट जो होता है काफ़ी ज़्यादा एनिमल्स को एक तरह से होम प्रोवाइड करता है, एंड फॉरेस्ट पर ही वो डिपेंडेड होते हैं एनिमल्स अपने फूड के लिए और अदर थिंग्स के लिए, ठीक है। अगर हम डिस्ट्रक्शन हो जाएगा, मतलब अगर हम फॉरेस्ट का डिस्ट्रक्शन कर देंगे, फॉरेस्ट को ख़त्म कर देंगे, दैन, ठीक है, जो ये एनिमल्स हैं जो कि पूरी तरह फॉरेस्ट पर डिपेंड होते हैं, ठीक है, ये ख़त्म हो जाएंगे, इनका फूड चेन फिनिश हो जाएगा और इनका और हमारा जो नेचर है उसका बैलेंस भी एक तरह से इम्बैलेंस हो जाएगा, यानी कि डिस्टर्ब हो जाएगा, ठीक है। सेकंड बात है ग्लोबल वार्मिंग। अब ग्लोबल वार्मिंग से मीन क्या है? तो देखो, एज वी हैव ऑलरेडी लर्न, जैसा कि हम पहले पढ़ चुके हैं कि ट्रीज आर यूज ऑफ CO2, यानी कि पेड़ जो होते हैं CO2 को यूज करते हैं अपना फोटोसिंथेसिस प्रोसेस को कंप्लीट करने के लिए, ठीक है। लेकिन अगर हम ट्रीज को काट देंगे, देन ट्रीज को अगर हम कट कर देंगे, देन CO2 को कौन टेक करेगा, ठीक है। वैन फॉरेस्ट आर कट डाउन, यानी फॉरेस्ट को हम काट देंगे, देन लेवल ऑफ CO2 इन द एटमॉस्फेयर गोज अप, एटमॉस्फेयर में CO2 का लेवल बढ़ जाएगा, क्योंकि उनको टेक करने वाले जो प्लांट्स हैं वो तो रहेंगे नहीं। सो विच रिजल्ट इज इंक्रीजिंग इन द टेम्परेचर, और इससे क्या होगा, अगर CO2 को कोई टेक नहीं करेगा तो CO2 एटमॉस्फेयर में रहेगा, और CO2 जो होता है वो टेम्परेचर को एब्जॉर्ब करता है, तो इसलिए वो टेम्परेचर को एब्जॉर्ब करेगा, इसलिए एटमॉस्फेयर का जो टेम्परेचर लेवल है वो बढ़ जाएगा। इसी को ही हम ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं। क्लियर? तो यानी कि ग्लोबल वार्मिंग को कम करना है तो प्लांटेशन करो, रिफॉरेस्टेशन करो, नॉट डिफॉरेस्टेशन, रिफॉरेस्टेशन करो। नेक्स्ट है डिस्टर्ब द वाटर साइकिल, ठीक है, ये भी है, अगर प्लांट को हम काटेंगे तो वाटर साइकिल डिस्टर्ब होगा, ठीक है। तो देखो, ट्रीज ब्रिंगिंग रैन, जैसा कि हमें पता है ट्रीज ब्रिंग्स रैन, यानी कि ट्रीज जो होते हैं पेड़ बरसात लाते हैं, तो डीज डिक्रीज इन नंबर ऑफ ट्रीज, अगर ट्रीज का नंबर डिक्रीज होगा, देन फॉरेस्ट रिजल्ट इन डिक्रीजिंग रेनफॉल, तो रेनफॉल भी कम होगा, ठीक है। इट कॉन्सिक्वेंटली डिस्टर्ब द वाटर साइकिल, और इससे हमारा जो वाटर साइकिल है वो भी डिस्टर्ब होगा, बिकॉज ऑफ अल्टीमेट लीड्स टू बी ड्राउट, ठीक है, और धीरे धीरे ड्राउट की कंडीशन पैदा हो जाएगी। ड्राउट मीन्स सूखा, ठीक है, चारों तरफ आपका पानी
की प्रॉब्लम है पानी का जो, ठीक है, स्कैर्सिटी हो जाएगा और ड्राउट की कंडीशन बन जाएगी। तो यानी कि वाटर साइकिल का डिस्टर्ब होता है। नेक्स्ट है डेजर्टिफिकेशन। डेजर्टिफिकेशन मीन्स कन्वर्ट इनटू डेजर्ट, ठीक है। तो कटिंग डाउन ऑफ ट्रीज इज आल्सो रेस्पॉन्सिबल फॉर द चेंज इन फिजिकल प्रॉपर्टीज लाइक, एक तो न्यूट्रिशन कंटेंट, एक टेक्सचर ऑफ द सॉइल, ठीक है, सॉइल का टेक्सचर चेंज हो जाएगा। डिफॉरेस्टेशन से एक्सपोज द टॉप सॉइल। डिफॉरेस्टेशन से क्या होता है, टॉप सॉइल एक्सपोज होती है। अब टॉप सॉइल जो होती है वो क्यों एक्सपोज होती है, क्योंकि प्लांट्स या फिर जो ट्रीज़ होते हैं वो आपकी सॉइल को होल्ड करके रखते हैं। अगर प्लांट्स और ट्रीज़ नहीं होंगी देन सॉइल को होल्ड करके कौन रखेगा। इट मीन्स सॉइल जो होती है, टॉप सॉइल जो होती है वो एक्सपोज हो जाएगी। किसके द्वारा, विंड के द्वारा या फिर पानी के द्वारा वो एक्सपोज हो जाएगी। इसे हम सॉइल इरोजन कहते हैं। एंड द सॉइल इरोजन ऑफ द टॉप लेयर ऑफ सॉइल एक्सपोज द हार्ड रॉकी लेयर्स, ठीक है। और जब ऊपर की लेयर जो मिट्टी की एक्सपोज हो जाएगी तो वो तोड़ के चली जाएगी या फिर पानी के साथ में बह के चली जाएगी। फिर नेक्स्ट जो लेयर आएगी वो हार्ड आएगी, यानी कि उस लेयर में लेस ह्यूमस होगा, ठीक है, और लेस फर्टाइल हो गए वो, ठीक है, यानी उसमें फर्टिलिटी कम होगी। और फर्टिलिटी कम होगी तो धीरे धीरे वो जो एरिया है, वो जो सरफेस है वो डेजर्ट में कन्वर्ट हो जाएगा। इस प्रोसेस को डेजर्टिफिकेशन कहते हैं, ठीक है। तो यानी कि प्लांट्स जो होते हैं वो हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होते हैं। अगर आप इस वीडियो को कम्प्लीटली देखते हो तो आई होप कि आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, ठीक है। डेजर्टिफिकेशन प्लांट्स के न होने से होता है, यानी कि अगर हम डिफॉरेस्टेशन करेंगे तो डेजर्टिफिकेशन को ही बुलावा दे रहे हैं कि भाई आ जाओ, ठीक है। नेक्स्ट जो इम्पैक्ट है वो है आपका रिड्यूस वाटर टेबल, ठीक है। वाटर टेबल रिड्यूस होगा, यानी कि जो पानी का लेवल है आपके, ठीक है, आपका जो ग्राउंड वाटर है उसका लेवल भी क्या होगा, डाउन होगा। तो देखो डिफॉरेस्टेशन आल्सो अफेक्ट द वाटर होल्डिंग कैपेसिटी ऑफ द सॉइल, यानी कि मिट्टी के पानी की होल्डिंग कैपेसिटी को क्या करता है, डिफॉरेस्टेशन डिक्रीज करता है, विच अल्टीमेट रिड्यूस द इनफिल्ट्रेशन वाटर इनटू द ग्राउंड। यानी कि जो इनफिल्ट्रेशन रेट है, इनफिल्ट्रेशन रेट क्या होता है, पानी को ऑब्जर्व करने के लिए जो रेट होती है उसको हम इनफिल्ट्रेशन रेट कहते हैं। तो वो डाउन हो जाएगा और उसके डाउन होने से आपका इट आल्सो कॉज फ्लड्स, ठीक है, मतलब फ्लड की कंडीशन बनेगी। भाई पानी को कोई एब्जॉर्ब भी नहीं करेगा, मतलब सॉइल जो है पानी को एब्जॉर्ब नहीं करेगा तो सॉइल जो पानी है वो सॉइल के ऊपर फ्लड, मतलब फ्लड की कंडीशन पैदा करेगा, ठीक है। नेक्स्ट है हैबिटेट लॉस, ठीक है, लॉस ऑफ प्रीशियस वाइल्ड लाइफ। सिंपल सी बात है कि अगर हम पेड़ों को काट देंगे, फॉरेस्ट को हम फिनिश कर देंगे तो जो वाइल्ड लाइफ एनिमल्स हैं, ठीक है, उनकी जो हैबिटेट है वो भी ख़त्म हो जाएगी। एंड द नेचुरल हैबिटेट ऑफ द मैनी वाइल्ड लाइफ एनिमल्स आर डिस्ट्रॉयड एंड ड्यू टू द डिफॉरेस्टेशन। सो सम एनिमल्स डाई, कुछ एनिमल्स मर जाएंगे, सम एनिमल्स आर माइग्रेट टू द अदर रीजन, और कुछ एनिमल्स हैं जो कि माइग्रेट कर जाएंगे। तो कहने का मतलब है हैबिटेट लॉस होगा हमें, ठीक है। नेक्स्ट है डिफ्लेक्शन ऑफ द रिसोर्स। देखो डिफॉरेस्टेशन आल्सो लीड्स टू बी डिफ्लेक्शन ऑफ द रिसोर्स, लाइक जैसे वुड है, ठीक है, ये सभी चीज़ें हमें फॉरेस्ट से मिलती है, वुड है, फूड है, फॉडर है, मेडिसिन है। तो ये सारे रिसोर्स भी ख़त्म हो जाएंगे अगर फॉरेस्ट फिनिश हो जाएंगे तो यानी कि डिफॉरेस्टेशन के हमें काफ़ी ज़्यादा नुकसान है। अब बात आती है कि कॉज ऑफ डिफॉरेस्टेशन, कि कारण क्या है डिफॉरेस्टेशन के, ठीक है, मेन रीजंस क्या हैं डिफॉरेस्टेशन के। तो पहला रीज़न देखो, ह्यूमन बीइंग आर द मेन कॉज ऑफ डिफॉरेस्टेशन, ठीक है, ह्यूमन ही एक सबसे बड़ा रीज़न है डिफॉरेस्टेशन का, क्योंकि हम ही पेड़ों को काटते हैं, कोई जानवर तो पेड़ों को काटता नहीं है, ठीक है। हम अपनी नीड को फुलफ़िल करने के लिए पेड़ों को काटते हैं। अब हमारी क्या क्या नीड होती है, जैसे कल्टीवेशन करते हैं हम, जैसे क्रॉप्स का, मतलब क्रॉप्स कल्टीवेशन के लिए, यानी कि फसल उगाने के लिए हम क्या करते हैं, जंगलों को साफ कर देते हैं। सेकंड है कंस्ट्रक्शन ऑफ हाउसेज, घर बनाने के लिए भी हम पेड़ों को काट देते हैं, रोड बनाने के लिए पेड़ों को काट देते हैं, फैक्ट्री बनाने के लिए पेड़ को काट देते हैं, है ना। और हमें अगर फर्नीचर चाहिए तो भी हम पेड़ों को काट देते हैं। इट मीन्स हम अपनी नीड के लिए ही पेड़ों को काटते हैं, तो ये तो सबसे बड़ा कॉज है। सेकंड पॉइंट है ओवर ग्रेजिंग बाई कैटल, ठीक है, कुछ एनिमल्स या कैटल जो है उनके ओवर ग्रेज से भी जो फॉरेस्ट है, ठीक है, वो डिस्टॉर्ड हो जाते हैं। जैसे कुछ ग्रास लैंड्स हैं जो कि एनिमल्स की ग्रेजिंग के कारण डिस्टॉर्ड हो जाते हैं, ठीक है। कुछ एनिमल जो होते हैं वो यंग ट्रीज को क्या कर लेते हैं, हीट कर लेते हैं जिससे। नेक्स्ट है फॉरेस्ट फायर इज नेचुरल कॉज, ठीक है, ये नेचुरल कॉज है फॉरेस्ट फायर।
ठीक है। जंगल में जो आग लगती है ये, ठीक है, नेचुरल कॉज है, नेचुरल डाइजेस्टर में इसको इंक्लूड करते हैं, ठीक है। तो फॉरेस्ट फायर है एंड फ्लड है, अगर बाढ़ आ गई तो उससे भी हमारे जो जंगल है वो ख़त्म हो जाते हैं। अर्थक्वेक है, उससे भी ख़त्म हो जाते हैं। ड्राउट है, ठीक है, पेस्ट है, फंगल है, ठीक है, कोई भी फंगल डिजीज़ हो जाती है जंगल में तो भी हमारे जंगल ख़त्म हो जाते हैं। तो ये कुछ नेचुरल डाइजेस्टर थे, बट ठीक है, ह्यूमन एक्टिविटी भी कम नहीं है। आगे देखो कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट। पहला पॉइंट है रिफॉरेस्टेशंस। रिफॉरेस्टेशंस मीन्स क्या है कि दोबारा जंगल मतलब पेड़ लगाना, रिप्लांटेशन करना, ठीक है, या फिर फॉरेस्ट को दोबारा खड़ा करना। तो देखो, द प्लांटेशन ऑफ न्यू ट्रीज वेयर इज फॉरेस्ट हैव बीन डिस्टॉर्ड, यानी कि जहाँ पर जंगल को हमने डिस्टॉर्ड किया था उसकी जगह नए प्लांट को लगाना रिफॉरेस्टेशंस होता है। और नेचुरल रिफॉरेस्टेशन टेक प्लेस इन द डिस्टॉर्ड फॉरेस्ट, यानी जो भी डिस्टॉर्ड हुए हैं फॉरेस्ट उनकी जगह नया एक तरह से जंगल तैयार करना, ठीक है। आगे देखो, द फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट 1980 एंड वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972, ठीक है। जैसा कि अपने पीछे भी पढ़ा था, वाइल्ड लाइफ जो प्रोटेक्ट एक्ट प्रोटेक्ट था, गवर्नमेंट का एक्ट बनाया गया था 72 में। उसके बाद में फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट भी बनाया गया था 1972 के बाद 1970-80 में, ठीक है। तो 1980 में जो है फॉरेस्ट कंजर्वेशन रूल्स बनाए गए थे गवर्नमेंट के द्वारा। डील विद द कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट, द मेन एम ऑफ दीज एक्ट्स, मतलब ये जो दोनों एक्ट्स हैं इनका जो मेन एम है वो है प्रिजर्व एंड कंजर्व द फॉरेस्ट एंड टू मीट द बेसिक नीड्स ऑफ द पीपल लिविंग देयर, ठीक है। ये नीचे देख लेते हैं हम फैक्ट फाइल में क्या है। टेक 17 फुल ग्रो ट्रेन टू मेक 1 टन ऑफ पेपर। 1 टन पेपर बनाने के लिए 17 फुल ग्रो वाले ट्रीज को कट किया जाता है, ठीक है। इसलिए हमें पेपर को भी वेस्ट नहीं करना चाहिए बच्चों, ठीक है। सबसे ज़्यादा यूज पेपर का आप ही करते हो तो ध्यान से पेपर को यूज किया करो, क्योंकि पेपर के लिए पता नहीं कितने ट्रीज की बलि दी जाती है तब जाके पेपर बनते हैं। अभी हमने देखा था फैक्ट फाइल में 17 पेड़ काटे जाते हैं 1 टन पेपर बनाने के लिए। तो आगे देखो, रिसाइकलिंग द पेपर, यानी कि पेपर को रिसाइकिल करना चाहिए। पेपर इज मेड फ्रॉम ट्रीज, पेपर जो होते हैं ट्रीज से बनते हैं बाय, ठीक है, ट्रीज जो वुड पल्प होता है उससे बनते हैं। बाय सेविंग ट्री पेपर्स, अगर हम पेपर को सेव करते हैं इट मीन्स हम हेल्प कर रहे हैं टू सेव ट्रीज, यानी कि पेड़ को बचाने में, ठीक है। बिकॉज पेपर पेड़ से ही बनते हैं, ट्रीज से बनते हैं। ट्रीज शुड बी रिसाइकल्ड। अब देखो, नॉट ओनली ट्रीज, मतलब अगर हम पेपर को बचाते हैं तो हम ट्रीज को भी सेव करते हैं, साथ ही साथ वाटर को भी सेव करते हैं, क्योंकि पेड़ बनाने वाटर भी बहुत ज़्यादा अमाउंट में जो है पेपर को बनाने के लिए खर्च होता है, ठीक है। रिसाइकल्ड पेपर इज मेड फ्रॉम वेस्ट पेपर, यानी कि रिसाइकलिंग जो पेपर होती है, रिसाइकल जो पेपर होते हैं वो वेस्ट पेपर से बनाए जा सकते हैं, बट नॉट ऑल वेराइटी ऑफ पेपर कैन बी रिसाइकल्ड। ये कह रहा है कि सभी जो पेपर की वैरायटी होती है उनको रिसाइकल नहीं किया जा सकता है, ठीक है, मतलब किया जा सकता है, बट जैसे टिश्यूज़ हैं, नैपकिन्स है, पेपर है, टॉवल है, पेपर कप है, ग्रोसरी पेपर है, इट्स कैन नॉट बी रिसाइकल्ड, मतलब इनको रिसाइकल नहीं किया जा सकता। अब आगे बात करते हैं कि एडवांटेज क्या होते हैं रिसाइकलिंग के। तो देखो, इट सेव्स ट्री, ठीक है, सबसे इम्पोर्टेंट एडवांटेज है पेपर को रिसाइकिल करने का कि भाई जो ट्रीज़ हैं वो सेव होते हैं, साथ ही साथ एनर्जी एंड वाटर तो सेव होता ही है। दैट इज़ यूज टू बी मैन्युफैक्चरिंग पेपर, ठीक है, वो एनर्जी और वो वाटर जो कि पेपर मैन्युफैक्चरिंग में यूज किया जाता है वो भी सेव होता है। एंड यूज ऑफ हार्मफुल केमिकल इज आल्सो रिड्यूस्ड, ठीक है, और हार्मफुल केमिकल का यूज भी हम कम कर सकते हैं। नेक्स्ट पेज पे आपके टाइम टू क्वेश्चन आंसर है जो कि ट्रू फॉल्स हैं, जैसे डिफोरेस्टेशन कैन रिजल्ट इन डेजर्टिफिकेशन, तो बिल्कुल सही है। डिफोरेस्टेशन हैज एडवर्स इफेक्ट ऑन द बायोडाइवर्सिटी इन पैलेस, यस। साइबेरियन क्रेन्स कम टू इंडिया ड्यूरिंग विंटर्स, ये भी सही है। ह्यूमन आर नॉट रेस्पॉन्सिबल फॉर डिफोरेस्टेशन, ये गलत है क्योंकि ह्यूमन रेस्पॉन्सिबल होता है। क्लाइमेट चेंज हैव नो इफेक्ट ऑन बायोडाइवर्सिटीज़, तो ये भी रॉन्ग है क्योंकि क्लाइमेट चेंज के बायोडाइवर्सिटीज़ पर इफेक्ट होता है, ठीक है। तो ये क्वेश्चंस तो मैं आपको
जब आपके इस चैप्टर के क्वेश्चंस वाली वीडियो बनाऊंगा जो कि इसके बाद ही आएगा, ठीक है, तो उसमें कंप्लीट करा दूंगा। बाकी आपका ये चैप्टर ख़त्म होता है। आई होप कि आपको ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा, क्योंकि मैंने पढ़ाया इसको है और मुझे विश्वास है कि आपने चैनल को सब्सक्राइब भी कर दिया होगा और साथ ही साथ इसको अपने क्लासमेट्स के साथ में शेयर किया करो वीडियोज़ को, ठीक है। एंड थैंक यू। एक लाइक बटन तो बनता ही है, लाइक प्रेस कर दो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।